हमें दूर कहीं पर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जिस जंगल में हमारा मेन कैरेक्टर मेंग और गोंग को लेकर आया होता है। फिर जो मेंग होती है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ब्रदर फेंग आपको कैसा लग रहा है। ये सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मेंग से कहता है कि उस जगह को छोड़ने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। फिर जो गोंग है वो मिस सेक्ट को गाली देते हुए कहता है कि वो जो मिस सेक्ट है वो काफी ज्यादा घटिया सेक्ट है, यहाँ तक कि मेरा ब्रदर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी उसे इतनी ज्यादा चोट लग गई। हमें जल्द से जल्द जो शेन फैमिली का विलेज है वहां पर जाते हुए उन लोगों को उस सेट के बारे में वार्न करना होगा और उन लोगों को यहाँ पर से कहीं दूर लेकर जाना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मेंग और गोंग से कहता है कि क्या तुम लोगों ने कल आसमान में उस शैडो को देखा था। ये सुनने के बाद वो दोनों ही चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर किस तरह की शैडो। हमने सिर्फ इतना देखा कि दोपहर में अचानक से जो काले बादल है वो पूरी तरह से चारों ओर मंडराने लगे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे क्लियर क्यूआई को स्टोन को बाहर निकाल लेता और अपने मन में कहता है कि शायद उन्होंने इसीलिए वो शैडो नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैंने क्लियर क्यूआई के अंदर जो हेट्रेट थी उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। जो क्लियर क्यूआई के अंदर जो हेट्रेट है वो मेरे लिए काफी बड़ा खतरा है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ क्लियर क्यूआई के ऊपर ही रिलाई करते हुए कल्टीवेट कर सकता हूँ। मैं बस इतने से खतरे के वजह से मैं पूरी मेथड को इस तरह से फेंक नहीं सकता। मैंने मिस सेट के अंदर से 30% क्लियर क्यूआई को कन्वर्ट करते हुए क्लियर स्टोन्स बना दिया है और यही आगे चलते हुए मेरे कल्टीवेशन के फाउंडेशन को सेटअप करेगी और मुझे जल्द से जल्द फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंचते हुए उस क्लियर क्यूआई के अंदर जो हेट्रेट है उसे पूरी तरह से खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस स्टमक स्टोरेज बैग के अंदर से डाव फ्रूट को बाहर निकालता है। उस डाव फ्रूट को देखने के बाद जो मेंग है काफी ज्यादा हैरान हो जाते है। उस डाव फ्रूट को बोलता हुआ देखकर जो गोंग है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि वो बोलते हुए कितना ज्यादा घटिया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का ट्यूमर बोल रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है कि जो मिस सेट के लोग है वो इसे डाव फ्रूट कहते हैं और इसको उसी पेड़ से तोड़कर निकालते हैं जो कि पेड़ इंसानों से बना हुआ होता है और कल मैंने गलती से उसे उठा लिया था। फिर जो दाव फ्रूट है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इमॉर्टल लॉर्ड के कितने ज्यादा पास था। फिर जो मेंग है उस दाव फ्रूट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि एक इंसान हुआ करता था। ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है। मेंग की ये बात सुनने के बाद जो दाव फ्रूट है उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अफसोस मेरे ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर करना चाहिए, क्योंकि हमारी इमॉर्टल लॉर्ड ने तुम्हें अबैंडन किया है। हम लोग तो लकी है क्योंकि इमॉर्टल लॉर्ड ने हमें असेंड होने के लिए चुना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस दाव फ्रूट से कहता है कि आखिर ताओ किंग इमॉर्टल लॉर्ड क्या है। फिर जो दाव फ्रूट है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इमॉर्टल लॉर्ड कोई चीज नहीं, वो इमॉर्टल है और तुम्हें भी दाव फ्रूट बनते हुए मेरे साथ जुड़ना चाहिए। और एक बार जब तुम दाव फ्रूट बन जाओगे तो जो इमॉर्टल लॉर्ड है वो भी तुम्हें हमारे साथ लेकर जाएंगे। लेकिन उस दाव फ्रूट की इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते उस दाव फ्रूट को वहीं पर ही तबाह कर देता है। दाव फ्रूट को खत्म करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सिर्फ बकवास कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि इसके पास से हमें कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे हमारी मदद हो। लेकिन तुम दोनों नर्वस मत हो, इसका जो माइंड है वो पूरी तरह से बदल चुका था, इसीलिए वो इंसान नहीं था। ये सुनने के बाद जो मेंग और जो गोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने जब उसे पिचका दिया था तब उसकी जो उड़ी हुई चीजें हमारे मुंह के ऊपर आकर गिरी थी, जो कि काफी ज्यादा खराब लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जैसे कि मैंने इस दुनिया के बारे में सोचा था उससे काफी ज्यादा अलग है। मैं बस ये आशा रखता हूँ कि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल हब मिले जिसके के अंदर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने की प्रॉपर्टीज हो। फिर वहां से सीन चेंज होकर में मिस्टर सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो उस दाव फ्रूट को किसी को खिला रहा होता है, जिस वजह से वो दाव फ्रूट उन इंसानों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे कहता है कि तुम कीड़े कहीं के मुझे जाने दो, तुम लोगों ने हम लोगों को इमॉर्टल लॉर्ड से छुपा कर यहाँ पर मेरे साथ इस तरह की चीजें कर रहे हो। फिर हमें उसे आदमी को दिखाया जाता है जो कि उन दाव फ्रूट्स को किसी को खिला रहा होता है और खिलाने के बाद जो आदमी है वो उस आदमी से कहता है कि 50 दाव फ्रूट्स खाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है जियानजिंग। इसका यह मतलब है कि वो आदमी किसी और को नहीं बल्कि जियानजी को दाव फ्रूट खिला रहा होता है और उन दाव फ्रूट को खाने की वजह से हमें जियानजिंग के हालत दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। फिर जो जियानजिंग है वो उन एल्डर से कहती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं उस इमॉर्टल लॉर्ड की और भी आवाज नहीं सुन सकती। इसका यह मतलब है कि जब इमॉर्टल लॉर्ड ने अपनी साउंड का इस्तेमाल करते हुए वहां पर के लोगों को तकलीफ
तकलीफ देना शुरू कर दिया था। उसी साउंड की वजह से हमारे जो जियानजिन है उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। उसी तकलीफ से हमारे जोनजिन को बाहर निकालने के लिए जो सेट के एल्डर्स है वह हमारे जोनजिन को उस दाव फ्रूट को खिला रहे होते हैं, लेकिन उस दाव फ्रूट को खाने की वजह से जो जोनजिन है वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है। लेकिन इसी के साथ में उसे उस दाव फ्रूट का काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचा होता है, क्योंकि वो अब इमोर्टल लॉर्ड के उस साउंड को नहीं सुन पा रही होती है। फिर उन्हीं में से एक एल्डर हमारे जोनजिन से कहता है कि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्लियर हो चुकी है, इसका ये मतलब है कि तुम बच चुकी हो। फिर जो दूसरा एल्डर है वो कहता है कि जो बचे हुए डिसाइपल्स है उनका ये कहना है कि जो बाहर से आया हुआ इंसान था उसी के वजह से जो इमोर्टल लॉर्ड है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। यह सुनने के बाद जो जोनजिन है वो उन एल्डर से कहती है कि हाँ ये सब उसी के वजह से हुआ था और मैं उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। मुझे नहीं पता था कि वो क्लियर क्यों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए इस तरह की किसी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। फिर तीसरा वाला एल्डर कहता है कि इस बार जो इमोर्टल लॉर्ड है वो खुद यहाँ पर आए थे और इस बार हमारे सेट के अंदर जो प्योर क्यों है और भी ज्यादा डेंस हो चुका है। इसका यह मतलब है कि अगर हमने कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, और जो इम्पैक्ट पड़ा है दाव फ्रूट ट्रीज के ऊपर उसके वजह से जो दाव फ्रूट की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा मिनिमल होगी। हालांकि इस बार जो इमोर्टल लॉर्ड है उसने अपना डर को दिखाया, ये सब उसी इंसान की वजह से हुआ होगा। एक बार जब जियानजिंग पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब हम उस घुसपैठिए की एक पिक्चर बनाएंगे जिसके इस्तेमाल करते हुए हम उसे ढूंढ सकते हैं, और कुछ भी हो जाए हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर मिंग और गोंग को दिखाया जाता है जो कि उस जंगल से ट्रेवल कर रहे होते हैं। ट्रेवल करते वक्त जो गोंग है उसने हमारे मेन कैरेक्टर को सहारा दिया होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर गोंग से कहता है कि मैं अब ठीक लग रहा हूँ, इसीलिए मुझे खुद चलने दो, तुम मुझे सहारा मत दो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के साथ ही जो गोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ देता और नीचे बैठते हुए कहता है कि हमने मिस्टर सेक्स से बचने के लिए काफी बड़ा चक्कर लगाया है, यहाँ तक कि अब मैं इस जगह को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, अब हम घर पर कैसे जाएंगे। फिर जो मेंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अभी के लिए काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है, चलो थोड़ी देर के लिए रहने का कहीं पर इंतजाम करते हैं। और मेंग को हर वक्त हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेता हुआ देखकर जो गोंग है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और अपने मन में कहता है कि हर वक्त मेंग उसका नाम लेती रहती है, वो मेरे बारे में तो पूरी तरह से भूल ही चुकी है। लेकिन तभी हमारे गोंग को कहीं दूर पर एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो चौंकते हैं, उन दोनों से कहता है कि जरा वहां पर देखो, वहां पर रोशनी है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से आमंड ब्लॉसम विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिर से वही सारी चीजें रिपीट हो रही होती है। वो जो पत्नी वो अपने पति के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन वो पति फिर से उस पत्नी के ऊपर चिल्लाती है, उसे वहां से भगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार वहां पर थोड़ी से चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे तीन तिगड़ा पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो गोंग है वो जोर से चिल्लाते हुए उस औरत का आवाज लगाता है। हमारे गोंग की आवाज सुनने के बाद जो लड़की है काफी ज्यादा डर जाती है, और हमारे गोंग को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो मेंग है वो गोंग से कहती है कि आखिर तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो कि आधी रात हो चुकी है, तुमने हम लोगों को डरा ही दिया। ये सुनने के बाद जो गोंग है वह हमारे मेंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। फिर जो मेंग है उस औरत से कहती है कि मिस आप डरिए मत, हम कोई बुरे लोग नहीं है, हम पासी के जो शेन विलेज है वहां पर के लोग है, लेकिन हमारे रास्ते में कुछ कठिनाई आई थी जिसके वजह से हमें काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्या हम एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन तभी उस औरत की नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है। जैसे औरत हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है वैसे वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फिदा हो जाती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जो औरत है वो हमारे तीनों लोगों को वहां पर रहने की इजाजत दे देती है, जिस बात से जो मेंग और जो गोंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जो औरत है उन लोगों से कहती है कि कुछ खाना बचा हुआ है, क्या तुम उसे खाना चाहते हो। ये सुनने के बाद मेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उस औरत से कहता है कि क्यों नहीं, हम उसे खाना पसंद करेंगे। लेकिन तभी जो गोंग की नजर है वो उस खिड़की के ऊपर पड़ जाती है, जिस खिड़की से उस औरत का पति बाहर की तरफ झांक रहा होता है। उस आग को देखने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कांपते हुए कहता है कि जरा उस तरफ देखो, वो चीज हमें देख रही है। गोंग की ये बात सुनने के बाद जो औरत है वो उस गोंग से कहती है कि वो मेरे पति है, वो काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, इसीलिए वो घर के अंदर ही रहते हैं। ये सुनने के बाद जो गोंग है उस औरत से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि। तभी जो मेंग है वो गोंग से कहती है कि जरा मुंह संभाल कर बात करो। तभी जो औरत है उन लोगों से कहती है कि मेरे घर के अंदर एक ही रूम बचा हुआ है, तुम उस रूम में रह सकते हो, लेकिन मुझे तुम ये बता सकते हो कि आखिर तुम उस एक रूम को 3 में कैसे डिवाइड करोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो फेंग है उसकी फिक्र करने
आने लगती है। उसे फिक्र करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मिंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे बाहर सोने की आदत है। लेकिन वहां से जाने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर एक नजर वहां पर भी देखता है जहां पर से वो आदमी बाहर की तरफ झांक रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर तबेले में बैठा होता है और वहां पर कल्टीवेशन कर रहा होता है कि तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि इस क्लियर क्यूआई के अंदर जो हेट्रेट था उसे मैंने लगभग दबा ही लिया है और मेरी जो 80% स्ट्रेंथ है वो रिकवर भी हो चुकी है। और जब तक इस क्लियर क्यूआई के अंदर जो हेट्रेट है उसे मैं पूरी तरह से खत्म नहीं करता तब तक मैं उस हेवनली मिस्सेट के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये तो इस शॉट के वजह से हुआ है, अगर ये शॉट मेरे पास नहीं होती तो जियांग जी ने वहां पर जो बक्सा बनाया था मैं उसी बक्से के अंदर कैद होकर रहता। हालांकि ये सिर्फ एक लो ग्रेड मैजिक टूल है जो कि एक ऑर्डिनरी आयरन से बना हुआ है, लेकिन इस जिसके हाथों में उसके हाथों में काफी ज्यादा पावर है और जिसका हाथ है उसके अंदर काफी ज्यादा एबिलिटीज भी है। लेकिन मैंने जिस आर्म को इस शॉट के अंदर डाला है उस आर्म से भी कई गुना ज्यादा अच्छा ये स्टोरेज स्टमज बैग है, क्योंकि इसके अंदर की जो जगह है काफी ज्यादा बड़ी है। इसके अंदर मैं 10 मीटर के रेडियस वाली किसी भी चीज को अंदर रख सकता हूँ। लेकिन मैं इस बॉडी के पार्ट्स के ओरिजिन को नहीं जानता, वो बस एक मांस के टुकड़े और हड्डियों की तरह दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा अजीब सी पावर्स है और अभी के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए मैं इस तलवार को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैं इसके अंदर और भी इनहेंसमेंट रून्स को लगाता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड के ऊपर और भी ज्यादा रून्स को बनाने लगता है कि तभी उसे वहां पर किसी का होने का एहसास होता है। इसीलिए वो कहता है कि आखिर वहां पर कौन है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही वहां पर वही औरत आती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुकी होती है। और उसे देखने के बाद हमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि उसके हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ करने के इरादे हैं। और अभी के लिए ये सब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस औरत के साथ कुछ करना चाहता है या फिर नहीं। फिर हमें गोंग और मेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर गोंग काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसे इतने ज्यादा सॉफ्ट बेड पर सोने का मौका मिला है। लेकिन तभी हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ रजाइयों को लेकर वहां से जाने लगती है। उसे जाता हुआ देखकर जो गोंग है वो मेंग से कहता है कि सिस्टर आखिर आप कहाँ पर जा रही है। ये सुनने के बाद जो मेंग है वो गोंग से कहती है कि जो ब्रदर है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बाहर काफी ज्यादा ठंड है, इसीलिए मैं ये उन्हें देने के लिए जा रही हूँ। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो मेंग का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि तुमने सही किया और मैं भी फ्यूचर इन ब्रदर लॉ को इस तरह से बीमार होता हुआ नहीं देख सकता। गोंग की ये बात सुनने के बाद जो मेंग है उसके ऊपर भड़कते हुए उससे कहती है कि बकवास की बातें करना बंद करो। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो मेंग से कहता है कि मैं साफ साफ तुम्हारे आंखों में ब्रदर के लिए प्यार देख रहा हूँ, तो फिर आखिर तुम इसे मना क्यों कर रही हो। फिर हमें बाहर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो औरत हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद जो औरत है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर मुझे क्या हुआ है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें आज देखा है तब से मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। वो ये सब बातें कर ही रहे होते कि तभी पीछे से हमारी मेंग वहां पर पहुंच जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को उस औरत के साथ इस तरह से करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो कांपते हुए हालत में हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इतना कहने के बाद जो मेंग है वहां से भागकर चली जाती है। फिर जो औरत है वह हमारे मेन कैरेक्टर के कानों के पास आते हुए उससे कहती है कि क्यों ना तुम हमेशा ही हमारे इस विलेज में रहो। इतना कहने के बाद जो औरत है वो धीरे धीरे कर अपना मुंह खोलने लगती है और जैसे जैसे वो अपना मुंह खोलते है वैसे वैसे हमें पता चल जाता है कि वो औरत कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और उस औरत का मुंह इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो औरत एक ही समय में एक आदमी को पूरी तरह से निगल सकती है। फिर वो औरत काफी ज्यादा डरावने तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम हमेशा हमारे इस विलेज में रहो। फिर हमें हमारी मेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा उदास होती है, यहाँ तक कि उसके आंखों से आंसू भी बह रहे होते। वो कहती है कि आखिर ब्रदर तुम ऐसे क्यों हो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिस जगह पर होता है वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद जो मेंग है वो काफी ज्यादा
हैरान हो जाती है। वहाँ पर धमाका इसीलिए हुआ होता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को उस औरत की सच्चाई के बारे में पता चल चुका होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस औरत की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये पता चला है कि तुम सांस नहीं लेती। अगर तुम सांस नहीं लेती तो फिर आखिर तुम जिंदा कैसे हो? इसीलिए मैं और भी ज्यादा तुम्हें ऑब्जर्व कर इसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ। उस धमाके के आवाज की वजह से जो हमारा गोंग है वो काफी तेजी के साथ बाहर आते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। और जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर वो क्या है। लेकिन तभी हमें उस औरत के पति को दिखाया जाता है। जैसे उसे ये पता चल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक इमॉर्टल है, यानी कि एक कल्टिवेटर है। इसीलिए वो काफी तेजी के साथ आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों में गिर जाता है। उससे कहता है कि आप इमॉर्टल हो ना। अचानक से उस आदमी को वहां पर देखने के बाद जो मेंग और जो गोंग है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें शांत करते हुए उनसे कहता है कि ये आदमी सांस ले रहा है, इसका ये मतलब है कि एक मामूली इंसान है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। फिर वो जो आदमी है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। उससे कहता है कि तुम एक इमॉर्टल हो ना, सच में तुम एक इमॉर्टल हो ना, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर से लेकर चलो। उस आदमी की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो गोंग और जो मेंग है वो चौंकते हैं। उससे कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद वो आदमी अपनी सारी स्टोरी बताने लगता है कि मैं लियू फैमिली विलेज से 7 दिन पहले मैं अपने मंगेतर जिन यांग को वापस लाने के लिए पड़ोसी गांव गया था। लेकिन उस रात मैं रास्ते से भटक गया था, जिसके वजह से मैं इस आलमंड ब्लॉसम विलेज में आ गया। हम एक रात के लिए यहाँ पर रुके थे, लेकिन रात के दौरान मेरी मंगेतर जुन यांग को जो विलेजर्स है उन्होंने फुसला कर जिंदा ही खा लिया। मैंने इस गाँव से भागने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी करूँ इस गाँव से बाहर नहीं निकल सका और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैं उस कमरे में छुप गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उससे भी डरावनी ये चीज थी कि अगले दिन जो मेरी मंगेतर जुन यांग थी वो मेरे दरवाजे पर सही सलामत थी और मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस रात मैंने अपने दोनों आंखों से मेरे मंगेतर जिन यांग को जिंदा खाता हुआ देख लिया था। इसका ये मतलब था कि ये जो लड़की मेरे कमरे के बाहर थी वो जुनियान नहीं थी। लेकिन तभी हमें पीछे जुनियान को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना ज्यादा पावरफुल हमला करने के बावजूद भी और उसे बीच में से काट देने के बावजूद भी वो जो जुनियान है फिर से अपने आप को रिकवर करते हुए उस आदमी से कहती है कि हस्बैंड मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में जुनियान हूँ। जुनियान को फिर से रिकवर होता हुआ देखकर वो जो आदमी और जो मेंग और गोंग है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने फायर स्पेल का इस्तेमाल करते हुए जुनियान को जलाकर मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के फायर स्पेल का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो काफी ज्यादा डरावने तरीके से उस आदमी से कहती है कि हस्बैंड अगर तुम मुझे खाने दो तो तुम मेरे जैसे हो सकते हो, तुम एक इमॉर्टल हो सकते हो और इस गांव में मेरे साथ खुशी से रह सकते हो। जुनियन की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप चुका होता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इमॉर्टल यहाँ से भागिए और मुझे भी साथ लेकर चलिए। लेकिन वहाँ पर के आवाज की वजह से उस विलेज के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। इकट्ठा हो जाने के बाद उन्हीं में से एक आदमी हमारे जुनियान से कहता है कि जुनियांग यहाँ पर एक और आदमी है, तुमने हमें इसके बारे में बताया भी नहीं, क्या तुम अकेली इनको खाना चाहती थी और एंजॉय करना चाहती थी? लेकिन जितने ज्यादा लोग हमारे विलेज में शामिल होंगे उतना ही विलेज हमारा बड़ा होता जाएगा। फिर जो दूसरा विलेज मॉन्स्टर होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्यों ना तुम हमेशा ही हमारे आमंड ब्लॉसम विलेज में रहो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए जल्दी से अपने शॉर्ट को वहां पर बुला लेता है और शॉर्ट के ऊपर बैठकर मेंग और गोंग को पकड़कर वहां से जाने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां से जाता हुआ देखकर बाद में हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इमॉर्टल प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर ध्यान न देते हुए काफी तेजी के साथ वहां से चला जाता है और आदमी पीछे से सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर को मदद के लिए पुकारता रहता है कि तभी पीछे से जोनियान आकर उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे कहते है कि हस्बैंड मेरे साथ ही रुकिए। अपने आप को पकड़ता हुआ देखकर उस आदमी को यह पता चल जाता है कि अब वो नहीं बच सकता। इसीलिए वो चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम किस तरह की इमॉर्टल हो, अगर मैं मारा भी गया तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसके इतना कहने के साथ ही जो विलेज मॉन्स्टर्स होते हो पूरी तरह से और जिंदा ही उस आदमी को खा लेते हैं और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे जो कुछ भी हो रहा होता है वो देख रहा होता है। वो देखते हुए कहता है कि क्या इन्हीं लोगों को भयंकर जानवर कहते हैं? लेकिन उन चीजों को देखने के बाद जो मेंग और जो गोंग है वो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। जो मेंग है वो डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर उन्हें क्या कहते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक साथ 3 लोगों को नहीं बचा सकता था, इसीलिए मैं तुम दोनों को ही बचा कर
लेकर आया। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट के ऊपर से काफी तेजी के साथ उस विलेज से बाहर निकलने के लिए चला जाता है और कुछ समय ट्रैवल करने के बाद उन लोगों को ये लगने लगता है कि वो उस विलेज से बाहर आ गए, इसीलिए वो काफी तेजी के साथ नीचे उतर आते हैं। लेकिन जब वो नीचे उतर आते हैं तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो विलेज से बाहर नहीं निकले होते बल्कि वापस से उसी विलेज में आ चुके होते हैं। जिस चीज को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को उस आदमी की बात के बारे में याद आ जाता है, जहाँ पर उस आदमी ने कई बार इस विलेज से जाने की कोशिश की थी लेकिन वो कभी भी इस विलेज से बाहर नहीं निकल पाया था। जिस चीज को याद करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये परेशानी है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो विलेज मॉन्स्टर्स होते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के बाहर आकर और रात में वहीं पर रुके थे, क्योंकि वो इस विलेज से बाहर नहीं जा सकते थे। वह हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के बाहर आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा बहला फुसला रहे होते, क्योंकि वो हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे में नहीं जा सकते थे और वो हमारे मेन कैरेक्टर को कमरे से बाहर निकालते उसे मारकर इसी विलेज का परमानेंट इंसान बनाना चाहते थे। और वो जो विलेज मॉन्स्टर्स होते वो कभी भी उनके कमरे में नहीं आ सकते थे, इसीलिए वो उसी छेद से बाहर जागते हुए देख रहे होते कि आखिर वो सब बाहर क्या कर रहे हो। और हमें बाहर उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अब वो भी मॉन्स्टर बन चुका होता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ काफी ज्यादा खुश होता है और इसीलिए वो हमारे तीनों लोगों को बहला कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो आदमी कई दिनों से इस कमरे के अंदर था, इसका ये मतलब है कि जो विलेजर्स है वो कभी भी दूसरे के रूम में या फिर दूसरे के घर में नहीं जा सकते और साथ ही में वो कभी भी यहाँ पर बने हुए घरों को डैमेज भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस जगह को कभी भी नहीं छोड़ सकते और मुझे इस बात का डर है कि जो ये भयानक मॉन्स्टर्स है वो विलेजर्स नहीं है बल्कि ये गांव खुद ही विलेजर्स है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तो फिर अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता, ये जो विलेजर्स है वो हेवनली मिस्टिक से पावरफुल तो नहीं है लेकिन इनकी जो एबिलिटीज है वो लॉजिक से परे है। यहाँ तक कि इस दुनिया के हाई लेवल कल्टिवेटर्स के पास भी पावर ऑफ लॉ जैसी कैपेबिलिटीज भी नहीं होती या फिर पावर्स नहीं होती। लेकिन तभी जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई तो उस गांव में आ रहा है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो उस गांव के अंदर आते हुए कहता है कि अच्छा तो ये ग्रेड 3 का भयानक गांव है आमंड ब्लॉसम विलेज। और हमें दिखाया जाता है कि उस गांव के अंदर एक नहीं बल्कि दो लोग आए होते हैं, जिनमें से एक स्कॉलर की तरह लग रहा होता है और एक वॉरियर की तरह। आखिर वो दोनों कौन है वह हमें कुछ ही समय में पता चल जाएगा। फिर उन्हीं दोनों में से जो दूसरा वाला है जो कि वॉरियर की तरह दिख रहा होता है वो कहता है कि यहाँ पर आने का कोई भी फायदा नहीं हो, तुम खामखा मुझे यहाँ पर लेकर आए। ये सुनने के बाद जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से कहता है कि इसके बारे में बात मत करो, लेकिन अगर हमने इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जो लोग है ह्यूमन की तरह बढ़ते जाएंगे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन तभी हमें उन डीमन विलेजर्स को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत है, क्यों ना तुम हमेशा ही हमारे इस विलेज में रहो। और उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद हमारा जो गोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग सांस नहीं ले रहे, इसका ये मतलब है कि वो ह्यूमंस नहीं है। और फिर से हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो डेमन विलेजर्स है वो काफी तेजी के साथ उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम हमेशा यहाँ पर रहो, दूसरा वाला कहता है कि उसकी जो किडनी है वो मेरी है, तीसरा वाला कहता है कि उसका जो दिल है वो मेरा है। लेकिन उन लोगों के बकवास की वजह से जो दूसरा वाला आदमी उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और अपने नुकीले पंजों वाला हाथ बाहर निकाल कर उनके ऊपर हमला कर देता और उन्हें एक ही झटके में कई सारे टुकड़ों में काट देता है। जिसे देखने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि देखो उसके हाथ कुछ अलग है, क्या वो मॉन्स्टर है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं उनके अंदर से किसी भी तरह की एनर्जी के फ्लक्चुएशन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका यह मतलब है कि वो दोनों कल्टिवेटर्स नहीं बल्कि एबनॉर्मलिटीज है। इस मांगा में एबनॉर्मलिटीज उन लोगों को कहा गया है जो कि बिल्कुल घोस्ट डीमन या फिर मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि जो ह्यूमंस होते हैं काफी आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि ये जो एबनॉर्मलिटीज है वो मेरे पिछली जिंदगी के मॉन्स्टर्स की तरह है। मुझे जल्द से जल्द एक और कल्टिवेटर को ढूंढते हुए इस दुनिया की जो कॉमन नॉलेज है उसे लेना होगा। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस आदमी ने सारे विलेजर्स को मारा होता है, लेकिन उनमें से 2 विलेजर्स बचे
होते हैं, जिसे देखने के बाद जो पहले वाला जो स्कॉलर जैसा दिखने वाला आदमी हो दूसरे वाले आदमी से कहता है कि यह घोस्ट अभी भी 2 बचे हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले आदमी का नाम घोस्ट है। लेकिन तभी वो विलेजर स्कॉलर वाले लड़के के ऊपर हमला करते हैं। उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। उन विलेजर्स को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर वो जो आदमी है घोस्ट को पुकारने लगता है, लेकिन घोस्ट उसे किसी भी बात पर जवाब नहीं देता। लेकिन तभी जो विलेजर्स है वो चीर फाड़ कर उस आदमी को खा लेते हैं। लेकिन तभी हमें जुआनिन को दिखाया जाता है, जिसे अचानक से कुछ हो जाता है, जिसे देखने के बाद उसका जो पति उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे के साथ क्या गलत है। तभी हमें जुआनजिन को दिखाया जाता है, जिसके के ऊपर उसकी जो खाल होती है वो पूरी तरह से गलने लगती है, जिसे देखने के बाद वहां पर की जितने भी घोस्ट विलेजर्स है काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जुआनजिन की जैसे खाल पूरी तरह से पिघल जाती है, वैसे उसके अंदर से जो स्कॉलर है वो बाहर निकल के आता है। बाहर आ जाने के बाद वो जो आदमी है वो घोस्ट से कहता है कि तुमने ये सब जानबूझ करके किया ना। ये सुनने के बाद जो घोस्ट है उससे कहता है कि तुम मर नहीं सकते, तो फिर आखिर शिकायत क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो आदमी घोस्ट से कहता है कि मैं मर नहीं सकता, लेकिन उनके काटने की वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर वो आदमी काफी ज्यादा डरावने अंदाज में कहता है कि मैं जिसे भी एब्जॉर्ब करता हूँ वो कभी भी वापस नहीं आता, इसलिए आमंड ब्लॉसम विलेज के लोगों में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा अपोनेंट हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने छाती पर से कपड़े हटा देता है। जैसे वो अपने छाती पर से कपड़े हटा देता है हमें दिखाया जाता है कि उसके छाती के ऊपर एक ब्लैक होल जैसी चीज होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चीज वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए उन विलेजर्स से कहता है कि अच्छे विलेज बनो और जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ। इतना कहने के बाद वो जो आदमी वहां पर के विलेज और विलेजर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ तक कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी उसकी तरफ खींचा जाने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए मेंग और गोंग को पकड़ लेता और उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो भी हमें अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। और इसके अलावा इससे अच्छा हमें यहाँ से भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस आदमी ने लगभग आधे गांव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। कि तभी उसकी नजर किसी चीज के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि काफी तेजी के साथ वहां से भाग रहा होता है। उसे भागता हुआ देखकर जो आदमी वो घोस्ट से कहता है कि ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर फंसा हुआ एक कल्टीवेटर है, जाओ उसे हैंडल करो। ये सुनने के बाद जो घोस्ट है उसे साफ साफ मना कर देता है और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। उस आदमी से कहते हैं कि वो सिर्फ एक लो लेवल वाला कल्टीवेटर है, आखिर में उसके पीछे जाते हुए अपने समय को क्यों बर्बाद करो। इससे अच्छा है कि तुम जल्द से जल्द इस विलेज को एब्जॉर्ब करो, इस काम को यहीं पर ही खत्म करो। घोस्ट की बात सुनने के बाद वो आदमी भी घोस्ट से कुछ नहीं कह पाता और वो घोस्ट से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। कि तभी उसके बॉडी के अंदर से उसने एब्जॉर्ब की हुई नॉर्मेलिटी काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगती है। वो इतने समय से मेरे अंदर इतना ज्यादा शांत रहा, तो फिर अचानक से वहां से क्यों भाग रहा है। घोस्ट जल्दी से उसे पकड़ो। ये सुनने के बाद जो घोस्ट है वो इसी बार भी वही जवाब उस आदमी को देता है कि वो एक नॉर्मल सी एबनॉर्मेलिटी है, उसे जाने दो, उसके क्यों पीछे जाना है। घोस्ट के बार बार इस काम टालने वाली चीज को देखने के बाद वो आदमी घोस्ट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उन दोनों को लेकर पहुंच चुका होता है। वहां पर आ जाने के बाद जो मेंग है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते कि आखिरकार हम उनसे बच ही गए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि जब विलेज के ऊपर हमला किया गया था तब उनका जो बैरियर है वो टेम्परेली काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम वहां से भाग गए। और जब हम लोग उड़ रहे थे तब मैंने समय समय पर अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, जिसके वजह से कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन सेफ्टी के लिए यहाँ से आगे हम चल कर जाएंगे। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई चीज महसूस होती है, जिसे महसूस करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ पीछे मुड़ता है। तो हमें एक पेड़ के ऊपर एक छोटी सी लो लेवल वाली एबनॉर्मेलिटी को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि आखिर वो किस तरह का जानवर है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहते हैं कि एक नॉर्मल चीज है एक और एबनॉर्मेलिटी। अगर इस दुनिया में एबनॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा कॉमन है तो आखिर इस दुनिया में इंसान कैसे बचे हुए हैं। और अभी के लिए मुझे उसे किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसे प्रोवोक किए बिना ही यहाँ से चुपचाप चलते हैं। इतना कहने के बाद वो लोग जाने लगते हैं कि लेकिन हमें उसी एबनॉर्मेलिटी को दिखाया जाता है जो कि लगातार उन्हें ही घूर रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक जगह पर बैठकर अपने लिए हमारे मेन कैरेक्टर ने पकड़े हुए शिकार को पका रहे होते हैं। कि तभी उन लोगों की नजर फिर से उसी एबनॉर्मेलिटी के ऊपर पड़ जाती है, जो कि उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंची होती है। जिसे देखने के बाद गोंग चौंकते हुए कहते हैं कि अरे देखो वो खौफनाक चीज अभी भी हमारा पीछा कर रही है।
और जो मेंगे वो कहती है कि कितना ज्यादा अफसोस की बात है। उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी जानवर का छोटा सा बच्चा उसके माँ से अलग हुआ है। मेंग की ये बात सुनने के बाद जो गोंग उसके ऊपर चिढ़ते हुए उससे कहता है कि इस तरह के बकवास की बातें करना बंद करो, वो एक एबनॉर्मेलिटी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है कि अभी तक हमें ये पता लगा नहीं कि वो हमारे लिए खतरा है या नहीं है, तब तक हम उसे बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करेंगे जब तक कि वो हमारे ऊपर खुद हमला नहीं करता। फिर जो गोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ चिकन करते उससे कहता है कि ब्रदर आप इस चिकन को खाइए। अचानक से गोंग को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं तो बस आपसे कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे पास अच्छा स्पिरिचुअल रूट है और तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तो फिर तुम मुझे सिखाओगे ना। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गोंग को साफ साफ मना करते हुए उससे कहता है कि मेरी इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है और मेरे पास इतने कल्टीवेशन रिसोर्सेस नहीं है कि जिनका मैं इस्तेमाल करते हुए किसी को कुछ सिखा पाऊँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो गोंग है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही में काफी ज्यादा रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर जो मेंग है उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो ब्रदर फ्रैंक है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम डेफिनेटली सही सलामत घर जाएंगे। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर किसी को होने का एहसास होता है, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते है, उसके ऊपर हमला करते है। उससे कहता है कि कौन है वहां पर, जल्दी से अपने आप को दिखाओ। लेकिन जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड उसे लगने वाले थे वैसे वो आदमी अपने एक ही हाथ के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड को पकड़ लेता और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये साथी कल्टीवेटर इतना भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजरने वाला एक बूढ़ा सा ताओइस्ट हूँ, मुझसे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद जो हमारा गोंग है वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो एक एनोमली है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे गोंग से कहता है कि मैं बस एक बूढ़ा सा ताओइस्ट हूँ, मैं कोई एनोमली नहीं हूँ। और तुम्हारे क्यूआई को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम हेवनली मिस्ट सेक्ट या फिर किसी अपर क्लियर सेट के एक डिसाइपल होंगे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते उस बूढ़े आदमी से कहता है कि इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, अगर तुम यहाँ से गुजर रहे थे तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि आखिर इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने मुझे नहीं पहचाना, ऐसा लगता है कि तुमने हाल ही में ही मिस सेट को ज्वाइन किया है, नहीं तो जो हेवनली मिस सेट के जितने भी डिसाइपल्स है वो मुझे काफी आसानी से पहचान लेते हैं, मैं एक ट्रेजर गिविंग ताओइस्ट हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इस बूढ़े आदमी की मिस्त्रियन को पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये उस औरत से कमजोर तो नहीं होगा, इसीलिए इससे लड़ाई करने से मुझे बचना होगा। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आखिर तुम्हारे पास किस तरह का ट्रेजर है। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने पास से किसी तरह के ट्रेजर को बाहर निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरे पास एक ब्लड आर्टिफैक्ट है। फिर जो गोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो काफी ज्यादा अजीब और डरावना है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, इसीलिए हमें उससे कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए और हमें उसे जाने देना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गोंग को कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन जो बूढ़ा आदमी है वो हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े के पास से वो ब्लड ट्रेजर लेते हुए उससे कहता है कि मैं इसे ले लूंगा और अपने मन में कहता है कि तुम चेहरे के ऊपर तो हंसी दिखाते हुए कह रहे हो कि तुम इसे नहीं लेना चाहते तो मत लो, लेकिन तुम्हारा जो किलिंग इंटेंट है उसे महसूस करने के बाद मुझे साफ साफ पता लगा है कि अगर मैंने तुम्हें ये ट्रेजर लेने से मना कर दिया तो यहाँ पर की जो सिचुएशन है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो कि तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बूढ़े आदमी को वहां से जाता हुआ देखकर हमारा जो गोंग है उसे रोकते हुए उससे कहता है कि क्या आप मुझे भी कुछ दे सकते हैं, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि अगर ब्रदर ने इसके पास ये चीज ली है तो वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन उस बड़े आदमी को ये पता चल जाता है कि हमारा गोंग कोई कल्टीवेटर नहीं, इसीलिए वो हमारे गोंग से कहता है कि तुम तो एक मोर्टल हो, आखिर तुम ब्लड आर्टिफैक्ट को लेकर क्या करोगे। ये सुनने के बाद हमारा गोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तब भी जो मिंग है उसके कान खींचते उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो मिंग से कहता है कि जो ब्रदर है वो हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करते, इसीलिए मैं भी स्ट्रॉन्गर बनते हुए तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और कौन जानता है कि जो ब्रदर है वो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। हमारे गोंग की ये बातें
सुनने के बाद जो बूढ़ा है वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, अगर तुम कल्टीवेटर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद हमारा कौन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी तेजी के साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जो मेंग है उसे छोड़ नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी जो गोंग है वो मान नहीं रहा होता है, जिसके वजह से जो मेंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि उसे रोके, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर साफ साफ उसे मना करते हुए उससे कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, वो उसकी खुद की चॉइस है, इसीलिए मैं उसे रोकने का अधिकार नहीं रखता। ये सुनने के बाद जो मेंग है वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। फिर हमें गोंग को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी के पास आते हुए उसे कहता है कि अगर मैं आपसे कल्टीवेशन सीखना चालू कर दूं तो मैं अपने सिस्टर को नहीं छोड़ सकता और मैं आपके साथ भी कहीं पर भी नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद जो बूढ़ा आदमी है वो हमारे गोंग से कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के सेक्ट जो होते हैं वो क्वालिफिकेशन और रिस्ट्रिक्शन से भरे हुए होते हैं, लेकिन मेरा जो अपर क्लियर सेक्ट है उसके अंदर कोई भी आकर कल्टीवेट कर सकता है। जब तक कि तुम इनिशियल मेथड को जानते हो तब तक तुम अकेले ही कल्टीवेट कर सकते हो, तुम्हें किसी भी मास्टर या फिर किसी के साथ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है वो हमारे गोंग के कानों में किसी तरह के मेथड को उसे बताता है, जिसे सुनने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो बूढ़ा आदमी है वो हमारे गोंग से कहता है कि आखिर ये कैसा है, क्या मैंने सिखाए हुए मंत्र और मेथड को तुमने अपने दिमाग में रख लिया ना। लेकिन हमें गोंग को दिखाया जाता है उसने बताए हुए मेथड के वजह से वो काफी ज्यादा डर चुका होता है। गोंग को इस तरह से डरता हुआ देख कर बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जो तुम्हारे साथ आदमी है वो लिमिट सेट से नहीं है ना। अपर क्लियर सेट के कंपैरिजन में मेरा जो रास्ता है वो काफी ज्यादा आसान है, जो कि दूसरों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता, और मैं आशा रखता हूँ कि जब हम दोनों अगली बार मिलेंगे तब हम दोनों एक दूसरे को साथी कल्टीवेटर कहकर पुकारेंगे। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए वहां से जाने लगता है। तभी हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि पीछे से गोंग के कंधे पर हाथ रखती है उससे कहती है कि शाओतियान क्या तुम ठीक हो, आखिर उस बूढ़े आदमी ने तुमसे क्या कहा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गोंग से कहता है कि आखिर क्या गलत है, क्या कल्टीवेशन की कंडीशन को एक्सेप्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल है। ये सुनने के बाद गोंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गोंग से कहता है कि ये नेचुरल है, क्योंकि अगर कुछ शब्द कहने से अगर तुम कल्टीवेट करना शुरू कर देगे तो वो कोई अच्छा रास्ता नहीं होगा। इस दुनिया में जो चीजें हमें आसान लगती है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो मेंग है वो गोंग के ऊपर गुस्सा करती है, उसे कहती है कि आखिर किस तरह की शर्त है, तुम गलत रास्ता बिल्कुल भी मत अपनाना। मेंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद जो गोंग है वो हैरान होते हुए उससे कहता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खड़े होते हुए गोंग से कहता है कि अगर तुम इतना ही कल्टीवेशन करना चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर आप इसे कल्टीवेशन करना सिखाएंगे तो आपको देर नहीं होगी। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गोंग से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंचने तक ही कल्टीवेशन सिखाऊंगा और साथ ही में तुम्हें कुछ बेसिक टेक्निक सिखाऊंगा जो कि तुम अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके आगे तुम्हें खुद अपना रास्ता चुनना होगा। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है कि वो बूढ़ा आदमी लौटने से पहले हम कहीं और जाकर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो गोंग है वो रात भर से अपनी कल्टीवेशन की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गोंग से कहता है कि उसका जो एप्टीट्यूड है वो काफी ज्यादा अच्छा है और उसकी जो मेडिटेशन है वो भी कई गुना ज्यादा अच्छी है। वो रात भर से यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसकी जो क्लियर क्यूआई है वो मेजर साइकिल के अंदर सर्कुलेट हो रही है, वो जल्दी क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट लेयर पर पहुंच जाएगा। क्लियर क्यूआई के बारे में सुनने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैंने इसे हेवनली मिस्ट से लेकर आया था और उसे क्लियर स्टोन्स के अंदर कंडेंस किया था। फिर जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर गोंग ने इस क्लियर क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो भी पेड़ बन जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अगर मैंने सिखाई हुई क्यूआई कंडेंसेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने क्लियर क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा।
हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कह रहा होता है कि तभी हमें गोंग को दिखाया जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और जोर जोर से इमोर्टल लॉर्ड कहकर पुकारने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से उसके पास जाते हैं, वे उसके अंदर जो क्लियर क्यूआई की हेट्रेड होती है उसे बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से जो गोंग है वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ये समझ नहीं पा रहा होता है कि उसने दी हुई टेक्निक के बावजूद भी जो क्लियर क्यूआई के अंदर जो हेट्रेड थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गई, आखिर उस टेक्निक ने गोंग के ऊपर काम क्यों नहीं किया। फिर जो गोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जब मैं उस मोमेंट पर था तब मैंने काफी ज्यादा अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो पूरा दिमाग है वो सिर्फ इमोर्टल लॉर्ड के नाम से ही भरा हुआ है। अगर उस समय मैं अपने दिमाग के ऊपर काबू नहीं कर पाता तो मैं हमेशा के लिए ही गायब हो जाता, यानी कि मैं खुद नहीं रहता। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गोंग से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, जब तक कि मैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है फिगर आउट नहीं करता तब तक तुम कल्टीवेट मत करो। फिर जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जल्द से जल्द हमें विलेज लौटना होगा ताकि जो गोंग है वो आराम कर पाए। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मेंग से कहता है कि क्या तुम्हें घर वापस जाने का रास्ता पता है। ये सुनने के बाद जो मेंग है वो खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता होता कि आखिर घर कैसे वापस जाया जाए। लेकिन तभी वहां पर वो छोटी सी एबनॉर्मेलिटी आती है जो कि कई समय से उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है, जिसे देखने के बाद जो गोंग है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता हुआ देखकर जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि रुकिए, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। और जैसा कि हमारे मेंग ने कहा होता है बिल्कुल वैसे वो जो छोटी सी एबनॉर्मेलिटी होती है वो उनके गाँव की तरफ का उन्हें रास्ता दिखा रहे होते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटी सी एबनॉर्मेलिटी उन्हें उनके गाँव तक लेकर आई होती है, जिस बात से जो मेंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है। और साथ ही में वो जो एबनॉर्मेलिटी है वो बार बार ई कहता है, इसीलिए जो हमारी मेंग है उसे ई नाम देती है, जिसे सुनने के बाद जो गोंग है उसके ऊपर भड़कते उसे कहता है कि वो एक एबनॉर्मेलिटी है, आखिर तुम उससे डर क्यों नहीं रहे हो, आखिर तुम उसे गले क्यों लगा रही हो। लेकिन तभी हमें ई को दिखाया जाता है जो कि सीधा हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकने के लिए चला जाता है, जिसे देखने के बाद जो गोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऐसा लगता है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा रूड अंदाज में उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जिस बात से वो जो ई है वो काफी ज्यादा डर जाता है और काफी ज्यादा दुखी भी हो जाता है, इसीलिए वो सीधा जाकर मेंग से चिपक जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा रूड तरीके से उसे बात करता हुआ देखकर जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इतना भी ज्यादा रूड मत बनो। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस गांव के अंदर आ चुके होते हैं। अंदर आ जाने के बाद जब वो लोग आसपास दिखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हेवनली मिस्ट सेट के अंदर जो इंसानी पेड़ होते हैं वो वहां पर होते हैं, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, आखिर वो पेड़ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर हमें एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पूरी तरह से पेड़ में नहीं बदला होता, लेकिन वो हमारे मेंग और गोंग को पहचानता होता है और मेंग और गोंग भी उसे पहचानते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि तो ग्रैंड पर्शियन है। फिर जो ग्रैंड पर्शियन है उन दोनों से कहता है कि जब तक कि वो दोनों इमोर्टल्स वापस नहीं आते तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो ग्रैंड पर्शियन से कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद जो ग्रैंड पर्शियन है उससे कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद जो दो इमोर्टल्स है वो लौट कर यहाँ पर आए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो इमोर्टल्स वहां पर आए होते, उनमें से एक इमोर्टल कहता है कि इस गाँव में अब यंग लोग नहीं बचे, यहाँ पर सिर्फ बूढ़े और बीमारी लोग बचे जिन्हें कि हम सीड्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि सीनियर ब्रदर ने हमें कहा है वैसे ही हम इन सब लोगों को यही पर ही जान से मार देते हैं। फिर जो दूसरा कल्टीवेटर है वो पहले वाले कल्टीवेटर से कहता है कि इन लोगों को वेस्ट क्यों करना, क्यों ना हम उसे थोड़ा सा चारा खिला दे, शायद हमें कुछ दिनों के अंदर कुछ सीड्स मिल जाए। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो ग्रैंड पर्शियन से कहता है कि आखिर मेरी दादी माँ कहाँ पर है। लेकिन तभी हमें ग्रैंड पर्शियन को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए इमोर्टल लॉर्ड का नाम लेते हुए पूरी तरह से पेड़ में बदल जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो मेंग और गोंग है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से कहता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो दिया है, लेकिन तुम अपने आप को ब्लेम मत करो क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ये सब हुआ है। लेकिन जो गोंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो कहता है कि धिक्कार है, सचमुच लानत है, ये जो डीमंस है वो इमोर्टल होने का नाटक कर रहे हैं। इतना कहने के बाद जो गोंग है वो अपनी उंगली को अपने मुंह के
अंदर दबाते हुए उसके अंदर से खून बाहर निकालने लगता है और उस बूढ़े आदमी ने दिए हुए मंत्र को पढ़ने लगता है। गोंग को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, और जो मेंग है गोंग की फिक्र करते हुए उसे कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को यह पता चल जाता है कि जो गोंग है वो उसी बूढ़े आदमी के मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। उस बूढ़े आदमी ने दिए हुए टेक्निक का नाम होता है ताई क्विंग शॉकिंग। अगर आप भूल चुके हो तो जो ताई क्विंग है वो हेमली मिस्टेट का इमोर्टल लॉर्ड है और जो शॉकिंग है वो ओल्ड ताइस्ट मेथड है, और उन दोनों मेथड्स को मिलाकर ही उस बूढ़े आदमी ने हमारे गोंग को ताई क्विंग शेकिंग मेथड सिखाई होती है। यानी कि उस मेथड के अंदर इमोर्टल लॉर्ड का भी थोड़ा एसेंस होता है और ताइस का भी थोड़ा सा एसेंस होता है। फिर जो मेंग है गोंग से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस तरह की चीजें प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आखिर तुमने ये क्या किया। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते कि तभी वहां पर वो दोनों इमोर्टल्स पहुंच जाते हैं, जो कि उन लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। लेकिन उनमें से एक भी बूढ़े आदमी ने दाव फ्रूट नहीं दिया। हमें ऐसा लगने लगा कि हमने बेकार में ही यहाँ पर मेहनत की, लेकिन देखो हमारा मेहनत का फल खुद ही हमारे पास चल कर आया है। अब यहाँ से थोड़ा एक्शन सीन शुरू होगा, लेकिन एक्शन करते वक्त वो काफी ज्यादा बातें करते, इसीलिए मैं बातों को स्किप करते हुए सिर्फ एक्शन के बारे में ही तुम्हें बताऊंगा। उन दोनों इमोर्टल्स को वहां पर देखने के बाद जो गोंग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, इसीलिए वहां पर पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाकर काफी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन वो जो इमोर्टल्स होते हैं वो हमारे गोंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे गोंग के हमले को काफी आसानी से पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद जो वो है वो अपने हाथों की एक नुकीली लकड़ी में तब्दील करते हुए उससे हमारे गोंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसका हमला गोंग को लगने से पहले ही कोई तो उसके ऊपर हमला करते हुए उसके हाथ को उसके बाजू से उखाड़ देता है, जिसे देखने के बाद जो दूसरा वाला इमोर्टल है काफी ज्यादा हैरान होते हुए जब उस तरफ देखता है तो वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है और उसी ने उस इमोर्टल के ऊपर हमला करते उसके हाथ को काट लिया होता है। और जब वो आदमी ध्यान से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वही है जिसने की उसके सेट में आकर जो सेरेमनी थी उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, और उसका जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल जियान जिन के बराबर है, जिसके वजह से उस आदमी को यह पता चल जाता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर से नहीं लड़ सकता। इसलिए वो काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है और हमें हमारे गोंग को दिखाया जाता है जो कि अपना सारा का सारा गुस्सा उसी इमोर्टल के ऊपर उतार रहा होता है। अपने लकड़ी से उसके ऊपर लगातार हमला करते उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। फिर हमें उसे आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से डरते हुए काफी तेजी के साथ वहां से भाग रहा होता है कि तभी उसके सामने उसका सीनियर ब्रदर आते हुए अपने अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ से पत्थर से बने हुए दीवारें खड़ी करते हुए उस आदमी को वहीं पर ही उन दोनों पत्थर के दीवारों के बीच में फंसाते हुए जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हमें वहां पर उसी सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि उसी आदमी के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि तुम कमी ने कहे कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे हमारे मेन कैरेक्टर की ही तलाश थी, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने होटल में जिस इमोर्टल को मारा होता है वो उसी का सीनियर ब्रदर यानी कि उसका भाई होता है, जिस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज मुझे तुम्हें मेरे हाथों से मारने का मौका मिलेगा क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला था। और उस आदमी को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल भी कम नहीं है, इसीलिए उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वो यही से कहता है कि जल्दी से उन दोनों भाई बहन को लेकर वहां से भाग जाओ। और पहली बार हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा प्यार से और अपने को ऑर्डर देता हुआ देखकर जो ई है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसीलिए वो हमारे मेन कैरेक्टर के हर हाल में मदद करना चाहते हैं। इसीलिए वो काफी तेजी के साथ उन दोनों भाई बहन को पकड़कर काफी तेजी के साथ वहां से चला जाता है। फिर जो इमोर्टल है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जियान जिन के हाथों से तो तुम बच गए, लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद वो अपनी अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी किसी तरह से पीछे हटते हुए उसके हमले से बच जाता है। और वो इतने आसानी से अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि
पर्सन की जो मॉर्फिंग टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है, तभी वो जो इमोर्टल होता है वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर कई सारे पत्थर से बने हुए कई सारे पिलर्स खड़े कर देता है और उन्हीं पिलर्स का इस्तेमाल करते हुए उससे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। उन पिलर्स के नीचे हमारे मेन कैरेक्टर को दबा देने के बाद जो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, मेरे भाई ने तो अभी अभी अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था लेकिन तुम्हारे वजह से वो मारा गया। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस आदमी को भी ये पता चल जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके ऊपर हमला किया, इसीलिए वो उस हमले से काफी आसानी से बच जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा उसे मौका नहीं देते हुए पीछे से आकर उसके ऊपर अपने शॉर्ट क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देता है। वो हमला आकर सीधा उस आदमी से लग जाता है, जिसके वजह से वो आदमी काफी तेजी के साथ आकर नीचे गिर जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के शॉर्ट क्यूआई से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता, बल्कि वो अपने अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उसके अर्थ टेक्निक के हमले से बच जाता है। लेकिन वो आदमी लगातार हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और उस आदमी को अपनी शॉर्ट क्यूआई से बचता हुआ देखकर वो हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि मेरी जो शॉर्ट क्यूआई इतना ज्यादा पावरफुल थी और साथ ही में उसे वो लगी भी थी, लेकिन फिर भी वो अभी भी कैसे सही सलामत है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमें उसे इमोर्टल को दिखाया जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए अपने उंगलियों को चटकाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो अपनी क्लियर क्यूआई को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें दोनों भाई बहनों को दिखाया जाता है, जिन्हें की ई काफी ज्यादा दूर लेकर आ चुका होता है। लेकिन इस बात से वो दोनों नाखुश होते हैं, इसीलिए ई के ऊपर चिल्लाते उससे कहते हैं कि आखिर तुमने हमें उनसे इतना दूर क्यों लेकर आए, जल्दी से हमें वहां पर लेकर चलो। लेकिन जो मेंग है वो गोंग को ये समझाने लगती है कि हम वहां पर रहते हुए ब्रदर फेंग की बिल्कुल भी मदद नहीं करते, बल्कि हम उनके ऊपर बोझ बनकर रहे थे। और साथ ही में ब्रदर फेंग को वहां पर अकेला छोड़कर आने से मैं भी काफी ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ, इसलिए कुछ भी ऐसा मत कर देना कि जिसके वजह से मुझे तुम्हें खोना पड़े। ये सुनने के बाद जो गोंग है वो भी समझ जाता है कि आखिर जो मेंग है वो क्या कहना चाहती है, इसीलिए वो कहता है कि ब्रदर फेंग आप चिंता मत करिए, आपका बदला हम जरूर ही लेकर रहेंगे, उस कमीने को हम अपने खुद ही हाथों से मारेंगे। फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इमोर्टल लगातार अपनी आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके हर एक हमले से बचते हुए आगे जाकर अपनी शॉर्ट क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए उसी इमोर्टल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शॉर्ट को अपने पास बुलाते हुए अपनी शॉर्ट से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे भी उस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखकर वो जो इमोर्टल है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इतना भी ज्यादा स्ट्रगल मत करो, अगर तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड है तब भी तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद जो वो आदमी अपने अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ी चट्टान खड़ी कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर उसी चट्टान के अंदर फंसा देता है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि दिक्कत है, जब वो भाई बहन इसके रेंज से काफी ज्यादा दूर चले जाएंगे तब मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा, यही मेरी प्लानिंग थी, लेकिन अब मैं इसके अंदर फंस चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी जो वो इमोर्टल है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर से मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और जो इमोर्टल है वो खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि उसकी जो इम्पेनेट्रेबल बॉडी है वो काफी ज्यादा टफ है, यहाँ तक कि मैंने क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला किया, लेकिन उससे भी उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं पड़ा। और जब मैं अपने शॉट के ऊपर रूइंस बना रहा था तब मैंने उसके अंदर एक एक्सप्लोजिव रूइन भी बनाई थी, उस रूइन का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने शॉट को वहीं पर ही ब्लास्ट कर सकता हूँ। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि उसके अंदर अगर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का इनिशियल लेवल वाला कल्टीवेटर भी फंस जाए तब भी वो नहीं बच सकता। लेकिन अगर अभी के समय के लिए मैं उस रूइन को एक्टिवेट कर लूंगा तो उस ब्लास्ट की चपेटे में मैं भी आ जाऊंगा। मेरा प्लान था कि सबसे पहले मैं उससे दूर हट जाऊं फिर उस रूइन को एक्टिवेट करूं, लेकिन मैं अभी इस जगह पर फंस चुका हूं। अब मेरे पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं, इसलिए मुझे ये गैम्बल खेलना ही होगा। लेकिन तभी हमें उस इमोर्टल को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्वॉर्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता नहीं क्या हो जाता है जिसके वजह से वो उस स्वॉर्ड को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। लेकिन जब वो इमोर्टल उस स्वॉर्ड से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस स्वॉर्ड से हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो
जाता है, तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी इमोर्टल की चैंगिंग टेक्निक यानी कि उसी इमोर्टल की जो बॉडी टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी इमोर्टल की जो अर्थ टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए उसके बनाए हुए पहाड़ से आजाद हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी खुद की दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ देखकर वो जो इमोर्टल है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम मेरी दोनों टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और देखने में वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसे देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं है।